बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से नए लेक्चर में। आज पूरे दूसरे स्टाइल से मैंने आप लोगों का वेलकम किया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर की एंडिंग में आ गए हैं। आज लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद एक लेक्चर और मैं लाऊंगा, जिस पे कि मैं लगभग 25-30 क्वेश्चंस जो हैं रखूंगा, जो कि बोर्ड और कंपटीशन सबको मिलाकर एक अच्छा खासा कलेक्शन होगा क्वेश्चंस का। वो मैं लेकर आऊंगा बाद में, अभी नहीं, वो 1-2 महीने के बाद। अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी इस चैप्टर को इंड अप करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के सारे सवाल आप अपने से लगा लेना। मैंने थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ा दिया है ना, कि अब मुझे भरोसा है कि आप लोग इसमें अब नहीं फंसोगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आप फंस जाओ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन टाइम टू टाइम मैंने भी डिस्कस किए ही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग नहीं फंसोगे। बाकी के जो भी हैं उसमें आप लोग नहीं फंसोगे, ये मुझे भरोसा है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं, और उसके बाद कोरोजन रेंसिडिटी के बाद इस चैप्टर का इंडअप कर देंगे। देखिए क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले तो ये बताइए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट। तो एजेंट उसे कहते हैं, एजेंट उसे कहते हैं जो किसी काम को करने में मदद करे। मान के चलिए आपको एलआईसी में अपना कुछ, वहां पे बचत के लिए कुछ करना है, एलआईसी में अपना एलआईसी खोलना है आपको। तो आप क्या करोगे, एक एजेंट को खोजोगे। वो एजेंट क्या करेगा, आपके काम में मदद करेगा, और आपके काम में मदद करेगा, और आपका जो कुछ भी होगा, जो भी आप उसको पैसे दोगे या अपना डॉक्यूमेंट दोगे, वो अपने पास रखेगा और फिर आगे पहुंचा देगा। एजेंट ये नहीं करता, एजेंट कभी ऐसा काम नहीं करता ना कि कहेगा कि हाँ देखिए आपको एलआईसी में एलआईसी खोलना है, एलआईसी में पैसा जमा करना है, आप चले जाइए एलआईसी ऑफिस में, वहां जाकर जमा कर लीजिए, ऐसे ऐसे होता है कर लीजिएगा। वो तो एडवाइसर हो गया ना, वो तो एडवाइस दे रहा है। एजेंट वो होते हैं जो आपकी काम करने में भी मदद करें, और आपका जो कुछ भी हो वो अपने पास पहले रखें और फिर उसको ट्रांसफर करें। यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी कुछ वैसा ही काम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है पहले ये समझिए। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन या रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले ये बताइए। ऑक्सीडेशन होता था कि ऑक्सीजन का गेन करवा दो या हाइड्रोजन को निकलवा दो। तो ऑक्सीजन का गेन करवा दो तो कोई तो होगा जो इस काम को करने में मदद करेगा, कोई तो होगा जो इस काम को करने में मदद करेगा, जो आपको ऑक्सीजन लाकर कहीं से दे दे, या आपके पास हाइड्रोजन है तो उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दे ताकि ऑक्सीडेशन हो सके उसका। तो उसका ऑक्सीडेशन हो सके, इसके लिए हमें ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा, या हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लाने में या हाइड्रोजन को निकालने में जो हमारी मदद करेगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमें रिडक्शन में मदद करें। क्या मतलब, रिडक्शन कैसे होता है। तो रिडक्शन होता है कि ऑक्सीजन को निकाल दो या हाइड्रोजन को ले लो। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज जो हमें इस काम में मदद करे, जिससे कि हमारा रिडक्शन हो सके। और रिडक्शन कब होगा, जब हम हाइड्रोजन को गेन करेंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे। तो वो चीज जो हाइड्रोजन को निकालने में मदद करे, या सॉरी हाइड्रोजन को लेने में मदद करे, या ऑक्सीजन को निकालने में मदद करे, उसको हम कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन में हमारी मदद कर रहा है। समझ में आई बात। तो पहले इसको लिखिए तो, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रेड कलर थोड़ा सा इस पे अच्छे से नहीं दिखता होगा,
तो इग्नोर रेड कलर। ये आपके सिलेबस से ऊपर की चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस which gives oxygen, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे, कहीं से लाए और आपको ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन आपको देने में मदद करे, या मतलब और रिमूव हाइड्रोजन। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन या रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन। इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीजन को लाए या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग SING एजेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहेंगे? इसका उल्टा कर दीजिए। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को हमें दे, गिव हाइड्रोजन। और ये किस चीज में मदद कर रहा है? रिडक्शन में। तभी तो रिडक्शन हो पाएगा, या तो ऑक्सीजन को निकाल दो या हाइड्रोजन को ले लो तो रिडक्शन होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लोग अपना पुराना वाला ही एग्जांपल लेते हैं और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने की कोशिश करते हैं। पुराना वाला ही हम लोग का क्या है, जाना पहचाना एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड के साथ H2 का रिएक्शन कराओ और कॉपर बनाओ और साथ में पानी बना दो, जल बना लो। जल ही जीवन है। देखिए तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये हम लोग तो पहले से जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया और यहां पे हो गया रिडक्शन, ठीक है ना। और H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो यानी कि यहां हो गया ऑक्सीडेशन। अब इस रिडक्शन में मदद किसने की, ये बात सुनिए। देखिए कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया और हाइड्रोजन ने वो ले लिया। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं दिया होगा, हाइड्रोजन हो सकता है उसके साथ फाइट किया हो सकता है उसके साथ मुकाबला किया हो और उसको मनाया हो कि तुम अपना ऑक्सीजन हमें दे दो। तो मतलब ऑक्साइड ऑक्सीजन यहां से निकलकर H2 के पास आने में दोनों लोगों की सहमति होगी ना। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने में H2 ने मदद की होगी ना। बात समझ में आई ना। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालने में H2 ने मदद की और ये कॉपर बन गया। तो इस रिडक्शन में किसने मदद की? कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में जाने में किसने मदद किया? तो कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाने में H2 ने मदद किया, यानी इस रिडक्शन के प्रोसेस में H2 ने मदद किया, यानी H2 को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H2 ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। H2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। चाहे तो ये बात लिख लीजिए ताकि आपको आगे भी याद रहे। यहां पे ये बात लिख लीजिए कि H2 इज रिस्पॉन्सिबल,
H2 जो है सो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। H2 ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि H2 ही है जो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले रहा है और अपने पास रख रहा है। तो यानी कि H2 रिस्पॉन्सिबल हुआ ऑक्सीजन निकालने के लिए। तो हम लोग यहां कह सकते हैं इट मीन्स H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिडक्शन में मदद कर रहा है हमारी। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आना रिडक्शन ही तो है, तो यानी कि इस रिडक्शन के प्रोसेस में ये हमारी मदद कर रहा है, यानी H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। सेम वैसे ही कॉपर ऑक्साइड गिविंग द ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को, किस लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। कॉपर ऑक्साइड ही तो दे रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने ही तो मदद की। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड जो हुआ, जो ये कॉपर ऑक्साइड हुआ, ये आपका क्या हो गया? इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ही तो H2 को ऑक्सीजन मिल रही है। H2 खाली बैठा था यहाँ पे, अब इसको ऑक्सीजन ये मिली तो कहां से मिली? कॉपर ऑक्साइड से ही तो मिली है। कॉपर ऑक्साइड ने ही तो इसको दिया है। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड की मदद से ही तो H2 को O मिला, और जिसके कारण से H2O बना। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन को, H2 को ऑक्सीडेशन करने के लिए, और इसलिए कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग। तो टीचर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सिखा देते हैं कि देखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा। ठीक है, ये बात सही है कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम कर रहा है, और H2 का रिडक्शन हो रहा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा। उल्टा चलता है। तो टीचर लोग ये सिखा देते हैं, लेकिन ठीक है, कहने का मतलब ये बात ठीक है सिखा दिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है अब आपको समझ में आ गया कि ये इसकी मदद करता है ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में, तभी इसको हम इस नाम से बुलाते हैं। तो डायरेक्ट अगर आपको याद रखना है तो डायरेक्ट रखिए, और मैंने जो अभी बताया कि ऐसा होता क्यों है, क्यों बोलते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, और क्यों बोलते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिडक्शन में मदद करता है। क्या बात समझ में आई ना? देखिए, जब कंपटीशन की बात होती है ना तो वहां तुक्का नहीं चलता कि आपने ऐसे ही याद कर लिया। वहां पे ऐसा क्वेश्चन दे देंगे ना कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ और होगा और रिडक्शन किसी और का हो रहा होगा, तब क्या करोगे? तब तो वहां आप तुक्का मार दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो वहां यही लॉजिक काम आता है, वहां आपको देखना होगा कि कौन है जो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारी मदद कर रहा है, कौन है जो इस रिडक्शन प्रोसेस में हमारी मदद कर रहा है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मदद करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, H2S, पिछला वाला ही ले लेते हैं, Cl2, ये सल्फर प्लस HCl बनता है। ये बात तो सबको मालूम है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? देखिए, H2S जो था, H2S जो था ये पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब इसके पास से हाइड्रोजन लॉस हो गया, तो यानी कि हाइड्रोजन का लॉस कर दिया इसने, यानी कि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? H2S। और क्लोरीन पहले खाली था, अब इसके पास हाइड्रोजन आ गया, यानी कि इसने हाइड्रोजन गेन किया। तो जब हाइड्रोजन गेन कर लोगे तुम, तो तुम क्या हो जाओगे? रिडक्शन हो जाओगे। तो यानी सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ? डेट इज द Cl2। अब जब H2S ने हाइड्रोजन छोड़कर S बना होगा, तो इस प्रोसेस में Cl2 ने मदद तो की होगी। आधा हाथ तो Cl2 का भी होगा। वो कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी लफड़ा होता है ना, तो मतलब कि दोनों तरफ से हाथ होती है ना। तो यानी कि वो कहते हैं ना कि रोटी कभी एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथ आपको लगाने ही पड़ते हैं, कुछ इस टाइप का कुछ मुहावरा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों लोगों की कुछ ना कुछ साझेदारी होगी। H2S भी चाह रहा होगा कि मैं अपना हाइड्रोजन हटा दूं, और क्लोरीन भी इस काम में इसकी मदद कर रहा होगा। क्लोरीन भी H2S के ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा होगा। तो H2S के ऑक्सीडेशन में क्लोरीन ने मदद की, तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये Cl2 हो गया, और रिड्यूसिंग एजेंट H2S हो गया, क्योंकि H2S जो है क्लोरीन को मदद कर रहा है H देने में, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका H2S। तो उल्टा तो है ही, जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। लेकिन ये काम तभी होगा जब रिएक्टेंट की तरफ दो ही हो। अगर रिएक्टेंट की तरफ 3-4 मॉलिक्यूल हो तो कैसे आप पहचानोगे? तो पहचानना मुश्किल काम है ना। तो उस टाइप की चीजें हम लोग कंपटीशन लेवल में करेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें इससे ज्यादा नहीं जानेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम लोग इतना ही जानते हैं। या आपके लिए आप कहोगे तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक और एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल लिखो क्या, ऐसा करो ना, पीछे ये जो था ना इसी में एग्जांपल देख लो। MnO2 और 4HCl, ये जो बन रहा था ना पिछली क्लास में जो बनाया था। अब MnO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और MnO2 से ऑक्सीजन निकालने में कौन मदद कर रहा है? ऑफकोर्स बात है HCl कर रहा है, तभी तो HCl ने मदद किया इसका ऑक्सीजन निकालने में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। जब HCl ने मदद किया ऑक्सीजन निकालने में, तो HCl क्लोरीन ने खुद ऑक्सीजन क्यों नहीं ले लिया? क्लोरीन तो सिर्फ Cl2 बनाना, क्लोरीन गैस बना। तो एक्चुअल में HCl पहले इसने मदद की होगी इस काम में। तो यानी MnO2 जो है रिडक्शन हो रहा है और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि यहां पे भी उल्टा तुम बोल सकते हो कि MnO2 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम कर रहा है, और HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम कर रहा है। क्योंकि यहां से ऑक्सीजन को निकालने में HCl मदद करेगा, और यहां से हाइड्रोजन को निकालने में MnO2 मदद करेगा, और फिर ये दोनों अपना H और O छोड़ देंगे और ये H2O बन जाएगा। ये मतलब कि एक रिएक्शन बनने का पूरा प्रोसेस होता है। अब आप लोग उतना डिटेल में मत जाओ, 10th के बच्चे हो, अभी नाजुक हो। 10th के बच्चे नाजुक ही होते हैं। हालांकि पता नहीं मेरी बात सही है कि नहीं, कई लोग तो बहुत बड़े तोप भी होते हैं ना। लेकिन आप लोग ज्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, बस इतना समझ लो कि एक दूसरे की मदद होती है तभी ये काम होता है। तो आप लोग वो डायरेक्ट वाला भी याद रख सकते हो बोर्ड के लिए, कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा। लेकिन हर बार वो वैलिड नहीं होता है। चलिए, ओके। अब हम लोग इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन के कारण कुछ इफेक्ट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे नॉर्मल लाइफ में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन जो है ना, ऑक्सीडेशन एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीडेशन से कुछ नुकसान भी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से क्या नुकसान है? जैसे आपने देखा होगा कि आयरन के जो भी चीजें होती हैं उस पे क्या होता है? जंग लग जाता है,
जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास लोहा रखा है, उस लोहा जो है वो इन्वायरमेंट के एयर से O2 लेगा, और इन्वायरमेंट में हम जानते हैं कि H2O भी वेपर के फॉर्म में मौजूद रहता है, मॉइस्चर, तो वहां से H2O लेगा, और आयरन प्लस O2 गैस प्लस H2O पानी जो है, ये तीनों मिलकर रस्ट बना देते हैं। यानी कि वो जो जंक है ना, जो ब्राउन कलर का जो लोहे के ऊपर आ जाता है, वो बना देते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन हमारी बहुत चीजों में मदद भी करता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारी चीजों का नुकसान भी है। खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जैसे कि जो ऑयली चीजें होती हैं, फैटी चीजें होती हैं, ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के जो हमारे वातावरण से ऑक्सीजन लेकर, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसके बाद वो खराब हो जाएगा, जिसके कारण से बहुत गंदी स्मेल आती है, खाना खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा बहुत हिफाजत से रखते हैं, फ्रिज उरीज में रखते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर कम रहे। टेम्परेचर कम रहेगा तो रिएक्शन होने के चांसेस कम होंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा वहाँ सिक्योर भी रहेगा, एयर जल्दी उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा। और ठंडा इसलिए रखते हैं ना, ठंडा रखने का मतलब ही इसलिए होता है कि ठंडी पे रिएक्शन रेट घट जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन रेट है वो घट जाता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ें 2-3 दिन तक रह सकती हैं ठीक ठाक तरीके से। तो ऑक्सीडेशन के कारण तो कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन के कारण मतलब बहुत तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। रेंसिडिटी इज नॉट बारिश का होना। कोरोजन का मतलब होता है कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन के कारण जो डैमेज होता है, जो मेटल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण जो डैमेज होता है, इस टाइप की चीज को पढ़ने के लिए हम लोग कोरोजन पढ़ते हैं। और खाने की चीजें, जो ऑयली चीजें होती हैं, फैटी चीजें होती हैं, इस टाइप की चीजें जो होती हैं, अगर वो खराब हो जाती हैं ऑक्सीडेशन के कारण, तो इस टाइप की चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग रेंसिडिटी टॉपिक पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन डैमेज मेटल्स एंड फूड, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन जो है वो फूड और मेटल दोनों को डैमेज कर सकता है। तो लिखिए यहां पे अपना, ऑक्सीडेशन डैमेज फूड एंड मेटल बोथ। पहला पॉइंट में ये बात लिख लीजिए। दूसरा बात लिखिए, जो ऑक्सीडेशन के कारण मेटल में डैमेज होता है उसको हम लोग कोरोजन में पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन के कारण जो फूड आइटम में जो डैमेज होता है, जो खराब होता है, उसको हम लोग कोरोजन में पढ़ेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन मेटल इज स्टडीज एज कोरोजन, ठीक है ना। एंड द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या इन फूड इज स्टडीज एज रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो यानी कि जो डैमेजिंग होगा ऑक्सीडेशन के कारण, अगर वो मेटल में होगा तो हम कोरोजन से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे, और अगर वो फूड में होगा तो उसको हम लोग रेंसिडिटी में पढ़ेंगे। एक बात और नोट कर लीजिए, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, मैं जो बोल रहा हूं पहले समझिए। ऑक्सीडेशन जो होगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स में हो या रेंसिडिटी इन फूड्स में हो, जो ऑक्सीडेशन होगा ये होता क्यों है? तो इट इज काउज्ड बाय नेचुरली, ये नेचुरली होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ O2 इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो O2 प्रोड्यूस है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, उसी के कारण होता है, और ये नेचुरली है, ये होगा ही होगा, क्योंकि आप एयर को तो हटा नहीं सकते हो। एयर को हटाने के कई तरीके के अब बनाए गए हैं, लेकिन एयर को जनरली हम लोग नहीं हटा सकते ना। अब कहीं लोहा रखा है तो उस लोहे से एयर को कहां से हटा दोगे? लोहा है, उसको अपने दीवार में, खिड़की में लगा है, गेट पे लगा है, अब उस वहां पर तुम हवा को आने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। तो यानी कि ये नेचुरली प्रोसेस है, ये होता ही होता है। हाँ, उसके रोकथाम के लिए कुछ उपाय जरूर हैं, लेकिन
वो भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस चीज के लिए क्या उपाय करें कि उस चीज को रोका जाए बर्बादी होने से, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना लिख लीजिए कि जो ऑक्सीडेशन होगा मेटल में और जो ऑक्सीडेशन होगा फूड में, वो नेचुरली होगा, इज कॉज्ड बाय नेचुरली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एयर। ये लिखने के बाद अब हेडिंग डालिएगा कोरोजन। कोरोजन ही पढ़ते हैं या ये कुछ और पढ़ते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, हो सकता है मैं गलत नाम भी ले रहा हूँ। मैं तो कोरोजन ही बोलता हूँ। इसमें देखिए ये क्या होता है, अगर कुछ बोल दे कि इसको डिफाइन ही कर दो तो ऐसे डिफाइन करना, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, जब एक मेटल अटैक्ड होगा बाय सब्सटेंसेस, अब सब्सटेंसेस लाइक एयर, जैसे एयर से अटैक हो जाए, एयर उसके अंदर क्या O2, या O2 ही नहीं बल्कि और गैसेस भी हो सकती हैं जो प्रभाव करे, तो मान के चलिए पूरा का पूरा एयर भी प्रभाव कर सकता है मेटल के ऊपर, जो मॉइस्चर है, ठीक है ना, या कुछ केमिकल्स हैं लाइक एसिड, जैसे एसिड अगर कुछ होगा लाइक एसिड टाइप का चीजें होंगी, इस तरीके कुछ भी अगर चीज है सब्सटेंस, तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय दीज सब्सटेंसेस, एयर, मॉइस्चर, केमिकल, एसिड, ये फलाना ठिकाना, तो इट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कोरोड हो गया, बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया, तो इट इज कॉल्ड कोरोड। जब एक मेटल इन सारी चीजों से अटैक होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये कोरोड हो गया। इट मीन्स मेटल्स आर डैमेज्ड, कोरोड का मतलब क्या हुआ कि मेटल्स जो हैं वो डैमेज्ड हो गया, और इस प्रोसेस को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे मान के चलिए किसी की कोई दुर्घटना हो गई, हालांकि इस टाइप के एग्जाम्पल तो नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जैसे किसी की दुर्घटना हो गई तो वो क्या होगा, वो घायल हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे। तो इसी तरीके से अगर एक मेटल घायल हो गया, एक मेटल बर्बाद हो गया, तो हम बोलेंगे कि मेटल कोरोड हो गया, और वो पूरा प्रोसेस क्या हुआ, तो पूरा प्रोसेस का एक नाम होता है, डेट इज द कोरोजन। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए ना, मैंने बेकार में ही दे दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो कोरोजन की अगर बात हम लोग करें तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि भैया कोरोजन जो होगा वो किस में हो सकता है। तो देखिए कोरोजन, एक तो मैंने आपको आयरन का बताया कि आयरन के ऊपर क्या होगा, रस्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आयरन का ही नहीं होता, और भी एग्जाम्पल लिखिए, आयरन का हम लोग बाद में लिखेंगे। जैसे कि ब्लैक ब्लैक कलर का जो है ना, वो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर। सिल्वर अगर आप बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दोगे ना, तो सिल्वर के ऊपर जो है ना ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, तो यानी कि ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर। ठीक है ना, उसको रिमूव करने के तरीके होते हैं, या सिल्वर को बचाने के भी तरीके होते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मल रख देंगे तो ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अगर कॉपर होगा ना, कॉपर, तो कॉपर को भी अगर ऐसे ही रख दोगे तो वो एयर के साथ रिएक्शन कर करके क्या होगा ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है ना, और तीसरा एग्जांपल आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन का है ही। रस्टिंग ऑफ आयरन को तो मैं पूरा लिखवा देता हूं, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन इसका प्रोसेस कैसे होता है देख लीजिए। होता क्या है, हमारे पास आयरन है, इसको मैं बैलेंस भी करते हुए लिख रहा हूं, हमारे पास आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा फ्रॉम एयर। ये कहां से आया, एयर से, ये आपका आयरन है, और इन्वायरमेंट से ही, ठीक है ना,
इन्वायरमेंट से ये क्या करेगा, H2O लेगा। H2O जो होगा वो 2x, x हमें मालूम नहीं है, x कुछ भी हो सकता है, कितने भी पानी के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल कहां से आएंगे, ये भी इन्वायरमेंट से आएंगे, फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये तीनों मिलकर क्या होता है कि ये रस्ट बनाते हैं। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या इसका नाम आप लोग बता सकते हो क्या होता है, Fe2O3? दिस इज द ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 दूनी 6 -6 है, और Fe जो है इसको +6 होना पड़ेगा, यानी कि +3 वाला है। तो +3 वाला फेरस या फेरिक, दिस इज द फेरिक, यानी कि फेरिक ऑक्साइड के साथ H2O जुड़ा होता है, कितना, X। और चूंकि मैंने पहले यहाँ पर 2 लगा रखा है, तो यानी कि 2x H2O हो गया, तो बैलेंस हो गया ना सब। तो ये जो होता है रस्ट का फॉर्मूला होता है। अगर कोई पूछे रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इसको बता दीजिए। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो जंक लगता है ना, देखिएगा ब्राउन कलर का होगा, हल्का लाल लाल ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। तो जंक लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब कीड़े टाइप है जो कि पूरे लोहे को ही खा गया, मतलब पूरा लोहा बर्बाद कर देता है, बिल्कुल उसको मिट्टी जैसा बना देता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए प्रिवेंटिंग के लिए क्या की जाती है, पेंटिंग की जाती है, ठीक है ना। सुटेबल केमिकल्स के साथ हम लोग पेंटिंग करते हैं, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ताकि पेंट हम कर देते हैं ताकि वो लोहे का जो लोहा है वो एयर के संपर्क में आए ही नहीं, इसके लिए ऊपर उसके ऊपर पेंटिंग होती है। तो वो पेंटिंग होती है, क्या होती है कि सिल्वर को कैसे बचाएं, कॉपर को कैसे बचाएं, आयरन को कैसे बचाएं, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ गए कि कोरोजन होता क्या है और कोरोजन के कारण क्या क्या हो सकता है। एक 2-3 लाइन और आप लोग लिख सकते हैं अपनी तरफ से, एनसीईआरटी में भी ये लिखी गई है कि कोरोजन के कारण ही कार बॉडीज, जो कार हैं, व्हीकल्स हैं, और जो पुल हैं, ब्रिजेज हैं, या आयरन के जो भी रेलिंग्स हैं, या जो भी आयरन से बने हुए चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं ना, मॉइस्चर, एयर और केमिकल के कांटेक्ट में आकर खराब हो जाती हैं, और मतलब कि लाखों करोड़ों का नुकसान हर साल होता है। अब जैसे मान के चलिए इंडियन आर्मी में शिप है, तो वो तो पानी में ही है, तो उसको H2O तो भरपूर मिल ही रहा है, ठीक है ना। आयरन का बना हुआ है कोई शिप, उसको H2O तो हमेशा मिल रहा है, और O2 पानी में होता ही है, तो इन सबसे मिलकर उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाती है। तो कितना भी उसको अच्छे से रखा जाए, लेकिन जंग लग ही जाती है, और वो खराब हो ही जाता है। तो इसीलिए बार बार हमें बदलने की जरूरत होती है। हालांकि पेंटिंग अब इस टाइप की आ गई है कि काफी दिनों तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन फिर भी बदलना तो पड़ता ही है। रेंसिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली, ऑयली में एक एल होता है या दो, देख लीजिएगा आप लोग, एंड फैटी, जो मतलब ऑयल और फैट वाले जो फूड्स होते हैं ना, ऑयली एंड फैटी फूड, इसमें जब ऑक्सीडेशन होगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड कन्वर्ट इनटू बैड स्मेल, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। जब ऑक्सीडेशन होता है ऑयली और फैटी फूड में, और वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, या दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रेंसिडिटी होगी तो हम इसको बचाने के कुछ उपाय तो बता हो सकता है ना। जैसे अभी हमने कोरोजन को बचाने के कुछ उपाय डिस्कस किए हैं, वैसे ही रेंसिडिटी को बचाने के कुछ उपाय हो सकते हैं कि हाँ, खाना हमारा खराब ना हो, जो हम खाना बनाए हैं वो जल्दी से खराब ना हो, इसके लिए कुछ उपाय कर लिया जाए, ताकि कुछ दिन तक तो हम खाने को सेव रख सकें।
क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि रोज़-रोज़ खाना बने। हमारे आर्मी के जवान कई दिनों तक बाहर रहते हैं, तो वहाँ तो रोज़-रोज़ खाना बना नहीं सकते, या कई लोग सफ़र करते हैं, या कई लोग पर डे खाना नहीं बना सकते, तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा आसानी हो जाए। तो ये जो चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, ये सब आते हैं, तो ये क्या होता है? उसके अंदर गैस भरा होता है, आपने देखा है ना? तो उसके अंदर जो गैस भरा होता है ना, वो कौन सा गैस होता है? वो एक्चुअल में N2 गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। और ये गैस क्या करता है कि उसको थोड़ी सी हिफाजत के साथ रखता है, ठीक है ना? उसको हिफाजत के साथ रखेगा और ऑक्सीजन का उसके ऊपर अटैक होने से बचाएगा। अब आप कहोगे कि वो तो पैकेट के अंदर है, तो उस पर ऑक्सीजन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? पड़ता है। ये थोड़ी सी चीजें बाद में आप लोग जानोगे कि तब भी अगर पैकेट को अगर मान के चलिए कि वैक्यूम तो कर नहीं सकते हैं कि हमने इतना बड़ा पैकेट है, उसमें इतना सा चिप्स डाल दिया और बाकी वैक्यूम कर दिया, ऐसा तो कर भी नहीं सकते। तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, और ये हमें रेंसिडिटी में थोड़ी सी मदद करती है। तो ऐसे कई तरीके के चीजें हैं, एक ही ये नहीं है। रेफ्रिजरेटर भी एक चीज है कि रेफ्रिजरेटर में चीजों को रख दो, या एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप के सब्सटेंस को क्या करो कि ऐड कर दो, तो वो चीज भी क्या करता है कि रेंसिडिटी में मदद करता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। कौन कौन से मेथड हैं? आप लोग डिटेल में चाहें तो बाद में लिख लीजिएगा, मैं पॉइंट वाइज 4-5 लिखवा देता हूं। देखिए, एक तो हम लोग कर सकते हैं बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स। ये क्या करता है कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट्स करता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देता है खाने को। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है BHA, और एक होता है BHT, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, फलाना ठिकाना। आप बस इतना समझ जाओ कि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हमने खाने में मिला दिया तो वो ऑक्सीडेशन में को नहीं होने देगा। कोई पूछे तो बता देना BHA और BHT। अब इसका फॉर्मूला, इसका फुल नाम क्या होता है? तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ये टॉल्वीन होता है, और ये शायद एनिलीन या एनिसोल होता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है कि आप खाने को पैक कर दो, लेकिन पैकिंग कैसे करो? N2 गैस के साथ करो, बाई पैकिंग फैटी एंड ऑयली फूड्स, जैसे कि कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीजें जो होती है ना, इस फूड्स इन N2 गैस, ठीक है ना? चिप्स, कुरकुरे या मिक्सचर के पैकेट आते हैं, ये सारी चीजें को क्या करो? N2 गैस में पैक करो, तो भी ये क्या करेगा? थोड़ी सी आपकी मदद करेगा, ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए, ठीक है? या हम लोग क्या करें कि बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी खाने को 1-2 दिन तक तो सुरक्षित रखता ही है। और कुछ आइटम तो ऐसे भी होते हैं जो कि काफी लंबे समय तक भी यहाँ रख सकते हैं। तो बाई कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। अगर एग्जाम में आए ना कि व्हाट इज रेंसिडिटी एंड राइट द मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी लिख देना, और मेथड में ये 4-5 को थोड़ा सा और अपनी तरफ से बढ़ा देना। मैं तो एक एक लाइन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ और इसमें इक्का दुक्का चीज ऐड कर देना, क्योंकि आफ्टर ऑल वहां पे कितना पेजेस में लिखे हो इसी के नंबर मिलते हैं। अच्छा, जैसे आप क्या करो कि फूड को स्टोर कर दो इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि ऐसा कंटेनर आप बनाओ जिसमें कि एयर ना जाए। हालांकि ये तो बहुत मुश्किल काम होता है कि एयर टाइट कंटेनर बनाया जाए, लेकिन फिर भी बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। तो अगर बनाया जा सकता है तो उसमें भी आप रख दोगे तो ऑक्सीजन उसमें जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। या आप क्या करो कि खाने को कूल इलाके में रखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कूल इलाके में रखने पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस घट जाएगा, ठीक है ना?
रिएक्शन का प्रोसेस जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है, तो रिएक्शन का प्रोसेस कम हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसलिए कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता है या बहुत सारी चीजें, जैसे अपने पटना में जो गोलघर है, तो गोलघर क्या है, कोल्ड स्टोर अनाज और चीजों को रखने के लिए ही बनाया गया था राजा महाराजा के समय, ताकि कोल्ड है वो ठंडा है उसके अंदर, हालांकि उसके अंदर जाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि वो ठंडा रहे, ताकि उसमें जो अनाज है, जो राशन पानी की चीजें हैं, वो काफी दिनों तक स्टोर हो सके। तो बाई स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से यानी कि इन कूलर कूल एरिया, तो बाई स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट इट मीन्स इन कूल एरिया में आपको स्टोर फूड्स करना है, ठीक है ना। फूड को स्टोर कहाँ करना है, लाइट से दूर रखना है और कूल एरिया में करना है। रीजन इसका आपको मालूम है, रीजन बता ही दिया मैंने कि रीजन ये है कि कूलर एरिया में ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है, कूलर एरिया में ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी सकते हो कि कूलर एरिया में ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हो चुका है। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं अब आप लोग लगाइएगा, कहीं आप लोग नहीं फंसोगे। शायद ही एक दो क्वेश्चन होगा जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो आप लोग फंसोगे। टोटल एक्टिविटी 1.11 यानी 11 एक्टिविटी हैं। सारे एक्टिविटी को मैंने कहीं ना कहीं जरूर बताया है, कहीं ना कहीं मैंने जरूर बताया है, सब जगह बताया है, आप लोग उसको भी देखिएगा। और एक्सरसाइजेज में जो ये 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन भी करने में आपको 1% की तकलीफ नहीं आएगी, अगर आपने लेक्चर कायदे से अच्छे से सुना होगा और समझा होगा तो। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है। आने वाले संडे को मैं इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। आने वाले संडे का मतलब यानी कि 4 जून को, ठीक है ना। तो अभी जितने लोग भी इससे पहले देख रहे हैं 4 जून 2021 तक, 21 से पहले, वो लोग क्या करें कि सारा लेक्चर देखें, और 4 जून 2021 को हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो आप लोग वहां पे जरूर आइए संडे को। व्हाट्सएप पे आप लोग यहाँ पे मैसेज कर दीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट शुरू करेंगे। तो ठीक है भैया, इतना ही रखते हैं। और सॉरी, 4 जुलाई है ये, 4 जुलाई कर लीजिएगा, मैंने 4 जून गलत लिखा, 4 जुलाई इसको कर लीजिए। ये 4 जुलाई ना है, चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट शुरू करते हुए मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, पढ़ के हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, और सबसे बोलिए कि आए हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन लेवल की चीज़ें सीखें। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद तो हम लोग लाइव भी पर डे मिलेंगे ही, हफ्ते में 3-4 दिन तो जरूर ही मिलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नॉट नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।